स्वागत है आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक चैप्टर जिसका नाम है वंशागत की विविधता के सिद्धांत नंबर 8। और इसमें हम पढ़ेंगे बहुत एक स्पेशल टॉपिक को जो चैप्टर के आनुवांशिक बीमारियों को लेकर होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीमोफीलिया के ऊपर में बात की थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सिकल सेल एनीमिया के ऊपर में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा था। आज हम उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। जो बीमारियां कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में मैंने बताई थी वो जरूर याद रखिएगा। आज हम इसके आगे बात करेंगे कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर और साथ ही साथ में कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर में भी बात करेंगे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, कैसा कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, उन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। सो एट फर्स्ट हीमोफीलिया, उम्मीद है आपको याद होगा कि हीमोफीलिया जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ज्यादातर मेल में होती है। फीमेल में होने के लिए वो मेल फीमेल दोनों को होना चाहिए और वहां पर जो मेल होता है ना वो हमेशा खत्म हो जाता है। मेल अगर प्रॉब्लम में है, अगर उसे बीमारी है मेल को ना, तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए फीमेल में होने के चांसेस बहुत कम है। दोनों बीमारियों का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो है वो दोनों बीमारियों का फीमेल में होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 0.4% कलर ब्लाइंडनेस का, और हीमोफीलिया का तो बहुत कम ही रहता है। मेल में चांसेस ज्यादा है दोनों। ठीक है, और वो कैसे ट्रांसफर होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा मेल से फीमेल में, मेल से फीमेल में ऐसा ट्रांसफर होगा। उससे संबंधित क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है और जो क्वेश्चंस आप देखेंगे नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझसे बता सकते हैं। का तो क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। वैसे आप लोग आपकी रिस्पेक्टिव बुक्स जो होंगी एनसीईआरटी की, उनको जब आप सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी बुक आपके सामने होगी, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे 11th के लिए 12th के लिए कोई खास जरूरत नहीं है, बट नीट में कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। मैंने आपको अभी यहाँ पर नहीं करवाया क्योंकि आप अभी 11th और 12th पे फोकस करें। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है मैं 110% कहता हूँ, 99% पेडिग्रीज आपसे सॉल्व हो जाएंगी, उसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। सिकल सेल एनीमिया शब्द ही बता रहा है, इसे अपन कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। होता क्या है सिकल सेल एनीमिया? सबसे पहली बात तो ये है कि सिकल सेल एनीमिया का कुछ बेसिक समझ लो। यह अलिंग क्रोमोसोमल लग्न अप्रभावी बीमारी है, मतलब हम इसे कहते हैं कि ये बीमारी जो है बेटा वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑटोसोमल का मतलब ये होता है कि जो नर से नर में भी जा सकती है और नर से मादा में भी जा सकती है, फादर से डॉटर में भी जाएगा, फादर से जो है वो सन में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ठीक है, अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब क्या होता, क्या बेटा? इसमें हमारे पास में क्रोमोसोम है जिसका नाम है 11th नंबर। क्रोमोसोम कौन सा होगा? ऑटोसोमल है तो 23 22 होते हैं ऑटोसोमल, उसमें से कौन से नंबर का? तो आप कहेंगे 11th। 11th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके पास में कोई जीन है। ये जीन जो है ना विशेष प्रकार की एक चैन जिसका नाम है बीटा ग्लोब्यूलिन चैन का निर्माण करते हैं, चैन बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन चैन। और आपने नेक्स्ट चैप्टर आते आते आप ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिर एक डीएनए एक प्रोटीन को कैसे बनाता है, एक संरचना को कैसे बनाता है। तो हमारे पास 11th नंबर का क्रोमोसोम है जो ऑटोसोमल है, उसके पास एक जीन है जो बीटा ग्लोबुलिन चैन बनाता है। और बीटा ग्लोबुलिन चैन में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ऑक्सीजन का तनाव होता है, ऑक्सीजन का तनाव आता है जिसकी वजह से उसका जो आकार है, बीटा ग्लोबुलिन चैन की वजह से ऑक्सीजन का तनाव आता है किसमें? आरबीसी में। बीटा ग्लोबुलिन चैन किसमें रहती है? आरबीसी में। तो आकार इसका जो है ना वो बाई कॉनकेव का मतलब होता है, बाई कॉनकेव हो जाता है, मतलब आप पेड़े के आकार का बढ़िया गोल आकार में, जैसे आप देखिए कि गोल गोल बढ़िया मतलब आटे का लोई लीजिए और बीच से दबा दीजिए, तो ये शेप जो है कुछ ऐसा बाई कॉनकेव से ये आती थी एनपेली में चॉकलेट, वैसे टाइप का हो गया कि बीच में धसा हुआ रहेगा और ऊपर नीचे थोड़ा सा फूला हुआ रहेगा। ये बाइकॉनकेव शेप में बन गया। ये सामान्य जिंदगी है। 11th नंबर का क्रोमोसोम है, जीन था, जीन ने बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाया, चैन बनाया, इस चैन ने ऑक्सीजन टेंशन सब कुछ सही रहा तो आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव से बढ़िया गोलाकार बढ़िया बना। परंतु मान लो इस जीन में कोई डिफेक्ट कर दूं, इस जीन में कोई चेंज कर देता हूं, तो उससे बीटा ग्लोबुलिन चैन डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का तनाव कम होता है, तनाव के साथ साथ उसकी आकृति में भी चेंज आता है और ये चेंज ही बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये चेंज ही बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। अब उसमें क्या चेंज आता है वो अब हम समझेंगे। सो इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा कि 11th नंबर के क्रोमोसोम में एक जीन है जो बीटा ग्लोबुलिन चैन को बनाता है और वह चैन ऑक्सीजन के तनाव को मेंटेन करता है आरबीसी में, और आरबीसी का अगर तनाव वगैरह मेंटेन करेगा तो आकार मेंटेन करेगा।
अब आकार को निर्धारित करने वाला कारक यही है 11th नंबर का क्रोमोसोम। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इधर उधर हुआ, बीमारी आ गई। अब कैसे आएगी बीमारी? जनकों से संतति में तभी प्रवेश करेगा जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं, विषम युग्म जीन होने चाहिए। अब इस लाइन का क्या मतलब है इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे ही वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जा रहा है। बीमारी तभी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी जब दोनों में से दोनों, मतलब क्या बोलना चाहिए, दोनों जनक जो है वो विषम युग्म जीव होकर एटलीस्ट इतना होना चाहिए, तब जाके जो बच्चे हैं वो बीमारी से ग्रसित होंगे। बहुत कम चांसेस है लेकिन फिर भी होते हैं। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकाध जोड़ा HB और HBS करता है। अब कैसे करता है? एक हो गया नॉर्मल वाला, मतलब एक सामान्य जीन बन गया, सामान्य जीन को लिख दिया मान लो मैंने HB, और जो हमारे पास में जिसे सिकल सेल एनीमिया मतलब विकार वाला, जिसे विकार है, जिसे रोग है, उस जीन को हम लिखेंगे HBS, ठीक है। दो प्रकार का जीन हो सकता है। तो यहाँ पर जो नर और मादा है वो तीन प्रकार की बनेंगे बेटा। जो नर बनेगा वो भी HBA और HB वाला बनेगा पहले। जो नर बनेगा वो HB वाला बनेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑटोसोमल में नर और मादा के दोनों के क्रोमोसोम एकदम समान होते हैं। तो HB वाला है तो नर हो चाहे मादा हो, दोनों के लिए की केस है, दोनों सामान्य रहेंगे, दोनों सामान्य रहेंगे। अब दूसरा केस, HB और HBS चाहे नर हो चाहे मादा, ये होंगे कैरियर बेटा। क्या होंगे? कैरियर। तीसरा केस, चाहे नर हो चाहे मादा, अगर HBS और HBS दोनों आ गए तब हम उसे कहेंगे कि ये हो गया, मतलब इसे बीमारी से मतलब प्रभावी हो गया, इसे बीमारी हो गया, रोग हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तब हम कहेंगे, ठीक है। तो ये नर और मादा दोनों के जीन समान, क्योंकि आपको पता है सेक्स लिंक बस में डिफरेंट रहता है क्रोमोसोम, बाकी सब में समान रहता है। 22 क्रोमोसोम एकदम समान है, तो 22 क्रोमोसोम मान लो HB वाला है तो नर मादा दोनों समान है। HB और HBS है तो दोनों कैरियर हो सकते हैं। HBS और HBS है तो प्रभावी हो सकता है। अब आप तक अभी तक मैंने इतने क्रॉस करके दिखाए हैं। सीधी सी बात है कि अगर एक बच्चा HBS और HBS वाला है तो आपको पता है कि दो क्रोमोसोम में वन इज कम्स फ्रॉम फादर एंड सेकंड वन इज कम्स फ्रॉम मदर। तो एक आ रहा है बाप जी से और एक आ रहा है माता जी से, ठीक है। तो यहाँ पर पिताजी भी क्या होंगे, एटलीस्ट पिताजी HBS वाला कैरियर होना चाहिए, माता जी भी एटलीस्ट HBS वाली कैरियर होंगी, तब जाके दोनों से एक जीन आया है। तो यही वो लाइन कहती है, जनक से संतति में तभी प्रवेश करेगा जब दोनों जनक के एलील के वाहक होंगे। जब दोनों जनक के एलील जो है वो वाहक होने चाहिए। दोनों वाहक दिख रहे हैं ना, ये दोनों जब वाहक रहेंगे तब इनका ये वाला जीन HBS और ये वाला जीन HBS दोनों ये मिला और तब जाके HBS बना। तभी ये जो लड़का हो या लड़की, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल, दोनों हो सकता है, कोई नहीं, दोनों में भरपूर बीमारी रहेगी। ये है सिकल सेल एनीमिया का केस। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बेस क्या है, तो पहले हम समझ लेते थोड़ा सा जेनेटिकल मटेरियल। अब एक शॉर्टकट थोड़ा सा आपको याद करना पड़ सकता है, रटना पड़ सकता है, बट हम लोग इसे नेक्स्ट चैप्टर में ना बहुत क्लियर समझ पाएंगे कि कैसे हमारा डीएनए एक विशेष प्रकार का मतलब कणों से बना होता है। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन से मिलकर बना होता है ये डीएनए। एडेनिन के अपोजिट में थायमिन, थायमिन के अपोजिट में एडेनिन, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानोसिन, ग्वानोसिन के अपोजिट साइटोसिन, ऐसा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि बनाकर जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारा डीएनए, बहुत सारे खंड होते हैं इसके पास। ये डीएनए एक खंड का उपयोग करके एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है। और ये एमआरएनए कैसे बनता है, मान लो यहाँ पर TAG लिखा हुआ है, तो इसका पूरक क्या होगा पता है आपको? थायमिन है तो अपोजिट हो जाएगा एडेनिन, एडेनिन है तो अपोजिट हो जाएगा यूरेसिल, साइटोसिन है तो अपोजिट हो जाएगा ग्वानोसिन है तो अपोजिट हो जाएगा साइटोसिन। उम्मीद है अभी तक आप लोगों को 11th में या 12th में थोड़ा बहुत पढ़ते हुए ये बात क्लियर हो गई होगी कि डीएनए से ही एमआरएनए बनता है। और डीएनए के पास में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन। जबकि आरएनए के पास में एडेनिन इंस्टेड ऑफ थायमिन देयर आर यूरेसिल, यहां पर थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए के पास में यूरेसिल पाया जाएगा, तो ये क्रम चलता रहता है। फिर ये एमआरएनए जो है ना प्रोटीन बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको इसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी नहीं है। पूरी प्रक्रियाओं को पढ़ने के लिए नेक्स्ट चैप्टर तक जाना पड़ेगा। तो मान लो बेटा कि हमारे पास में 11th नंबर का क्रोमोसोम, 11th नंबर का क्या है, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का एक जीन है जो इधर भी होगा इधर भी होगा। तो इधर लिखा हुआ है CTC, क्या लिखा हुआ है? CTC। इसके अपोजिट भी एक डीएनए रहा होगा, 2 स्ट्रैंड रहते हैं हमेशा डीएनए का, तो C है तो क्या हो जाएगा GAG, ऐसा हो जाता है ये डीएनए। डीएनए का पूरक बनाया बेटा एमआरएनए, एमआरएनए C है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा G, T है तो क्या हो जाएगा
ए सी है तो क्या हो जाएगा जी, क्योंकि हमेशा याद रखना एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानोसिन के साथ बंध बनाता है। तो अगर एडेनिन है तो उसके अपोजिट में यहाँ पर साइटोसिन है ना, तो अपोजिट में क्या रहेगा ग्वानोसिन। थायमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन रहेगा। ऐसे और भी इधर रहते, इधर और भी रहते, ये सब लोग मिलकर ना ये बनाते हैं बीटा ग्लोबुलिन चेन। ये है आपकी बीटा ग्लोबुलिन चेन, ये आपको जो दिख रही है। अब इस बीटा ग्लोबुलिन चेन की खास बात क्या है बेटा, कि इसमें 5 पोजीशन है, एक बार में याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला VAL, क्या चीज है? 11th में पढ़ा होगा आपने हल्का हल्का कि हमारे पास में टोटल 22 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, उसमें से वेलाइन, हिस्टामाइन, ल्यूसीन ये भी अमाइनो एसिड है। बायो मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं फिर पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि इसके पास में पहला हो गया वेलाइन, किसने बनाया? हिस्टामिन ने बनाया। LU का मतलब होता है ल्यूसिन, अगर जिसे याद ना हो तो लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। THR का मतलब होता है थ्रियोनिन, PRO का मतलब होता है प्रोलिन, और GLU का मतलब होता है ग्लूटामिक। ये ग्लूटामिक एसिड कौन बनाया? ये GAG एक विशेष प्रकार का कोड है, mRNA का कोड, जिसे जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। अगला चैप्टर इसी को लेकर पूरा भरपूर बना, ठीक है। तो GAG एक प्रकार का जेनेटिक कोडॉन है जो mRNA प्रोटीन बनाता है। ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड बनाया, ये एक सामान्य जिंदगी, यह एक सामान्य जिंदगी है, सामान्य लाइफ है, एक सामान्य इंसान है। अगर ऐसा बन गया तो बढ़िया है, वो बाइकॉनकेव शेप का बनेगा। कैसा बनेगा? बाइकॉनकेव शेप का बनता है, मतलब जैसा आकृति उसे बननी चाहिए, गोलाकार बढ़िया वैसा ही शेप का ये बनेगा, ठीक है। जैसा शेप आप चाहिए गोलाकार आकृति का ये बढ़िया बनेगा, पेड़े की आकृति का बनेगा। परंतु किस्मत में थोड़ा सा बदलाव आया, पॉइंट म्यूटेशन। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। दांत रक्त कोशिका का HBS जीन, ये 11th नंबर क्रोमोसोम में, बट जीन बदल गया। अब जीन में बदलाव क्या हुआ? CGTG। अब दोनों में सीक्वेंस में चेंज देखो, कहां पर चेंज दिखाई दिया। ये चेंज है कि पहले थाइमिन नीचे था और एडेनिन ऊपर था। चेंज ये हुआ कि थाइमिन ऊपर चला गया और एडेनिन नीचे चला गया। इस म्यूटेशन को हम कहते हैं बेटा पॉइंट म्यूटेशन। ये छोटा सा म्यूटेशन जो हुआ, तो सोचो CAC हो गया, तो अब mRNA कैसे बनेगा? तो C का अपोजिट हो गया G, C का अपोजिट हो गया G, बट A का अपोजिट हो गया यूरेसिल। एडेनिन, एडेनिन का DNA में थाइमिन, बट एडेनिन का अगर RNA में देखा जाए तो यूरेसिल से जुड़ता है। एडेनिन RNA में यूरेसिल से ही जुड़ता है, तो RNA में यूरेसिल रहता है, तो GUG बन गया। अब हमारे पास जो GAG था वो ग्लूटामिक एसिड बनाता था, बट वो हो गया GUG। तो इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड देयर आर वेलाइंस, इसके पास वेलाइन बनने लग गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि mRNA GAG से GUG हो गया, mRNA GAG से GUG हो गया, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबुलिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। ये क्रम थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ सकता है, बट ये बहुत आसान क्रम है, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, सिंपल पॉइंट है और आप इसे एकदम लर्न कर जाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं। तो कुछ इस तरह से 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबुलिन चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन के आ जाने से, ग्लूटामिक एसिड की जगह से वेलाइन के आ जाने से हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसकी आकृति जो है बेटा वो हशिया के आकार की हो जाती है, और ये हमारे लिए खतरनाक बात है। उसका ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाता है, आकृति शेप में कम हो जाती है। सीधी सी बात है, गुब्बारा जब फुलाओगे तभी फुल आकृति में आता है, गुब्बारा का हवा निकाल दो तो उसकी आकृति जो है वो भी कम हो जाती है, उसका शेप भी वहां पर कम हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा बनता है। आइए थ्योरी देखते हैं भाई, विकार का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन अणु, हमारे पास में हीमोग्लोबिन अणु है, उसके अंदर बीटा ग्लोबुलिन चेन। हम आरबीसी में रहते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा ग्लोबुलिन चेन। इस ग्लोबुलिन चेन को बनाने के लिए 11 नंबर का क्रोमोसोम जिम्मेदार है। इसमें एक अमाइनो अम्ल जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड के द्वारा वेलाइन प्रतिस्थापित हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया, और जैसे ही ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आया तो शेप गोलाकार से हशियाकार हो गया, और यही सिकल सेल एनीमिया का मुख्य रूप से उपयोग है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह बदलाव क्यों आया? क्योंकि जो mRNA था वो GAG की जगह GUG हो गया। प्रतिस्थापित बीटा ग्लोबुलिन के छठे कोडॉन में GAG की जगह क्या हो गया बेटा? GUG हो गया। तो GAG का GUG हो जाना एक पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। कि आखिर GAG का GUG क्यों हुआ? आप कहेंगे डीएनए जो CTC था अब वो डीएनए हो गया CAC।
टी कहां गया, टी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, टी ऊपर चला गया और ए कहां गया, नीचे। इसकी वजह से पूरी बॉडी चेंज हो गई। यही पॉइंट म्यूटेशन, एक छोटा सा चेंज, एक न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा चेंज पूरी आदमी की जिंदगी तबाह कर देता है। यही है सिकल सेल एनीमिया। मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जब नॉर्मल सेल है तो अब देख लो इसको कैसा होता है। ये कॉर्नर पे फूला हुआ रहेगा बढ़िया और बीच में सिकुड़ा हुआ रहेगा, नीचे भी ऊपर भी। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल। बट अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया तो ये ऐसा हंसिया के आकार का गोल गोल ऐसा बन जाता है, जिसकी वजह से आप देखो एक काजू के शेप में रहेगा, ये बढ़िया से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, जहां नहीं वहां फंस जाएगा। गोलाकार चीज बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट होती है, बॉल को पकड़ो लुढ़का दो, बहुत देर तक लुढ़कती रहेगी। लेकिन अगर आप एक किसी मतलब अगर आप मैं इसको लुढ़काऊं तो ये बहुत देर नहीं लुढ़केगा। क्यों? क्योंकि ये गोलाकार चीज बहुत ज्यादा देर तक बिना बल के भी घूम भी जा सकती है, इसीलिए आरबीसी का शेप गोलाकार रखा गया। तो निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन अणु का बहुलीकरण हो जाता है। उसका बहुलीकरण हो गया और के कारण आरबीसी जो है द्विव अवतल बिंब से बदलकर दात्रा हंसिये के आकार का हो जाता है। द्विव अवतल बिंब मतलब बाइकॉन्केव शेप से बदलकर वो हंसिया के शेप का हो गया। ये है सिकल सेल एनीमिया। मुझे उम्मीद है लोगों को सिकल सेल एनीमिया बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ट्रांसफर तो एकदम आसानी है भाई, कोई परेशानी की बात ही नहीं। तभी होगा जब माता पिता दोनों ग्रसित रहेंगे, एटलीस्ट तब जाकर ये बीमारी जो बच्चों में आ पाई। इसलिए मैरिजेबल एज में शादी ब्याह करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉइंट कैसे काम करेगा। समझ में आई मेरी बात? बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, बच्चों के पीछे क्या रीजन होगा, और जो आप फैमिली में जो ब्याह हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिसमैच कर सकती हैं और उसमें कौन कौन सी बीमारियां फिर से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस तरह से बन जाना चाहिए कि ये है हमारा सिकल सेल एनीमिया की कहानी। समझ आई मेरी बात? एकदम सिंपल है बेटा कि बीटा ग्लोबुलिन चेन में एक छोटा सा चेंज आया, जहां पर डीएनए पहले बदला, डीएनए बदला तो एमआरएनए बदल गया, एमआरएनए बदला तो प्रोटीन बदला, प्रोटीन मतलब अमाइनो। नेक्स्ट चैप्टर में मैं 110% कहता हूं कि ये प्रक्रियाएं आपको नहीं रटवाती, एकदम दिमाग में नहीं बैठ गई तो बोल। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्की चीजों को याद रखना है जो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। अगली प्रक्रियाओं में आते हैं बेटा। अगली एक बीमारी है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया भी एक प्रकार की बीमारी है जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये भी इसके बारे में भी याद रखना बेटा कि ये भी कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे कैसे हम इसमें क्या क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। तो सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो बेटा, हमारे पास में एक विशेष प्रकार का जीन है, और जीन जो होता है वो हमेशा 5th नंबर के क्रोमोसोम में हमेशा रहता है वैसे, लेकिन अपन जीन मानते हैं। एक जीन जो बनाता है एक केमिकल जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। आप एक ना बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को पता होगी कि जब भी हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं, हमारे शरीर में उपापचय की बहुत तेजी से अभिक्रिया चलती है और हर तुरंत केमिकल कुछ ना कुछ में कन्वर्ट होता है, और वो प्रक्रियाएं लगातार एंजाइम की उपस्थिति में चलती है और उसे चलते रहना चाहिए। नहीं होगा तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा और हम लोग अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तो खुद को मेंटेन रखने के लिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। आपको पता है ग्लूकोज इसमें टूटा, फिर उसमें टूटा, फिर उसमें टूटा, फिर उसमें टूटा, ऐसा करके चलता प्रक्रियाएं चलती रहती है। पूरा जाल बना हुआ है, ट्रैफिक बना हुआ है। ठीक है, तो ट्रैफिक में एक केमिकल है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, उसे एक विशेष जीन बनाता है। काम क्या है इस भाई साहब का? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज का काम ये है कि हमारे शरीर में बहुत सारी मात्रा में बनता है फिनाइल एलेनिन। क्या बनता है? फिनाइल एलेनिन। जिसे मालूम ना हो मैं उसे बता देता हूं कि ये एक प्रकार का अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल है इसे हम कहते हैं। ये अमीनो अम्ल बहुत काम का भी। फिनाइल एलेनिन जो है हमारे पास में है, उसे कन्वर्ट कर देता है फिनाइल, उसे कन्वर्ट कर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में। डायरेक्टली मैं कह देता हूं कि वो उसे कन्वर्ट कर दिया टायरोसिन। अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट कर गया तो ये हमारे शरीर में ना पिगमेंट बनाता है। पिगमेंट मतलब समझते ना, रंग बनाता है। रंग का नाम है मेलानिन। आपके शरीर का जो रंग है ना वो मेलानिन बनाता है। आंखों का रंग बनाता है, डोपामाइन बनाता है, डोपामाइन बनाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ना वो ये टायरोसिन बना पाता है। ये सामान्य जिंदगी। अब सोचो कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज रहे, तो अगर इस केस में कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, मैं पीएच लिख दिया हूं ध्यान रखिएगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज अगर रहे ही ना तो क्या होगा भाई? इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलेनिन
पायरुविक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इससे क्या होगा भाई, तो बनना था कहाँ, डोपामाइन पिगमेंट वगैरह बनना था, ये फिनाइल पायरुविक एसिड बेटा याद रखना सबसे पहले पिगमेंट को असर करेगा। तो पिगमेंट अगर नहीं बनेगा फिनाइल एल्निल, तो जो आपका हेयर का कलर है, हेयर कलर चेंज हो जाएगा, बढ़िया एकदम पूरा हो जाएगा। बॉडी का रंग आपने देखा होगा, बॉडी कलर जो है वो एकदम सफेद, कुछ लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं लेकिन अंग्रेज जैसे दिखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, वो बॉडी का कलर चेंज हो गया। इसके अलावा आईज का कलर चेंज हो गया, मैं भी डायग्राम में दिखा दूंगा। और यही चीज जो है ना हमारा मेंटल रिटार्डनेस कर देता है। मेंटल रिटार्डनेस का मतलब ये चीज ना हमारे दिमाग में जाकर बैठ जाती है और हमें दिमाग से कमजोर कर देती है, सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, तो ये हमें बीमारी हो गई ना भाई। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इस डायग्राम में देखो कि एक नॉर्मल पर्सन है तो डाइटरी प्रोटीन आया जिसका नाम है फिनाइल एल्निन आया। फिनाइल एल्निन ने फिनाइल एल्निन हाइड्रोलेज की उपस्थिति में टायरोसिन बनाया और ये टायरोसिन मेलानिन बनाया, प्रोटीन डोपामाइन वगैरह बनाया, शरीर बढ़िया स्वस्थ चल रहा, मस्त चल रहा था जी। लेकिन ये कुदरत को मंजूर नहीं था, डाइटरी प्रोटीन ने फिनाइल एल्निन बनाया और यहाँ पर जो है फिनाइल एल्निन हाइड्रोलेज हो गया एब्सेंट। अब फिनाइल एल्निन हाइड्रोलेज अगर एब्सेंट हो गया तो क्या बनेगा बेटा, फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड जो है दिमाग को कमजोर कर देता है, शरीर के रंग को पूरा सफेद कर देगा, आंखों के रंग को बदल देता है, बालों के रंग को बदल देता है, दिमाग पैदल कर देता है पूरा। ये है फिनाइल एल्निन हाइड्रोलेज। डायग्राम देखो, जन्मजात उपार्जित रोग है, अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी लक्षण है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। रोगी व्यक्तियों में क्या हो जाता है भाई, रोगी व्यक्तियों में फिनाइल एल्निन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने वाला एक एंजाइम की कमी हो जाती है। टायरोसिन में बदलना चाहिए तो बढ़िया एलानिन बनता, बढ़िया मेलानिन बनता, बॉडी बनती है, कलर बनता, सब कुछ बनता, बट यहाँ पर वो एब्सेंट था। तो परिणाम स्वरूप फिनाइल एलानिन की मात्रा धीरे धीरे इकट्ठे होने लग जाती है और शरीर में इसकी चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं और हमें बीमारी का नाम हो जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये बच्चा आपने देखा, इसका पूरा रंग देखो, बाल देखो, एकदम जो है आंखों का रंग देखो, सब कुछ बदल गया है। इससे मानसिक दुर्बलता आ जाती है, इसके साथ जो है बॉडी मेंटेन नहीं रह पाता और वृक्क द्वारा अवशोषित हो सकने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित भी होता है धीरे धीरे। ये पॉइंट चेंज, ये बीमारी यूरिया है जिसमें हमको पढ़ना रहता है। ठीक बात है, चलो तीसरी बीमारी की तरफ में बढ़ते हैं बेटा। तीसरी बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। ये भी थोड़ी सी खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि ये तो पूरा क्रोमोसोम रहेगा ही नहीं, छोटा मोटा चेंज नहीं आता, बड़ा परिवर्तन या तो वो बनाएगा या तो नहीं बनाएगा। थैलेसीमिया एकदम सिंपल सा केस है, दो लाइन में हम इसको पढ़ेंगे कि थैलेसीमिया बेटा याद रखना दो प्रकार का होता है, थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी। पहला थैलेसीमिया है अल्फा थैलेसीमिया, जिसे हम कहते हैं थैलासीमिया ए। अब ये थैलेसीमिया ए क्या चीज है, जब हम थैलेसीमिया ए के बारे में बात करते हैं तो देखो होता क्या है, इसमें हमारे पास में 11th नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारे पास में क्या है, सॉरी 16th नंबर का, 11th तो बी की वजह से होता है, 16th नंबर का क्रोमोसोम ये बनाता है बीटा ग्लोब्यूलिन चेन, सॉरी 16 जो है ना अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन, अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन बनाता है। अब अगर सिस्टीन में कोई चेंज आ गया तो अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन नहीं बन पाएगा, ग्लोब्यूलिन चेन नहीं बन पाएगा। अब अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन नहीं अगर बना तो आरबीसी का शेप पूरा बदल गया। तो देखो हुआ क्या भाई कि थैलेसीमिया इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर 7 है, इसमें एक विशेष प्रकार का जीन है जो आपकी चेन को बनाएगा। अगर वो वहां पर एब्सेंट हो गया तो इसकी वजह से जो है अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन नहीं बनेगा, और अगर नहीं बना तो इसकी वजह से चेंजेस आता है, इसे अपन कहते हैं थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ए। तो बहुत बेसिक तरीके से हमने थैलेसीमिया को पढ़ लिया कि 16वें नंबर का क्रोमोसोम जो एक अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन को बनाता है, छोटा मोटा चेंज नहीं, पूरा चेंज ही कर डाला, पूरा बदल डाला, इसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, पूरा बदल गया, क्वांटिटी बन गई, वहां पर चेंज आ गया, क्वांटिटी बदल गई, थैलेसीमिया ए। दूसरा पॉइंट आता है थैलेसीमिया बी। अब ये बी क्यों हुआ भाई, यहाँ पर 11th नंबर के क्रोमोसोम ने ऐसा किया, किसने किया, 11th नंबर का क्रोमोसोम ने क्या किया, जो आपके पास में बीटा ग्लोबुलिन चेन था, बीटा ग्लोबुलिन चेन जो था वो एब्सेंट हो गया। अब वो रहेगा ही नहीं, या रहेगा भी तो बहुत थोड़ा सा रहेगा। अब एब्सेंट है अगर मान लो, इसकी वजह से जो बीमारी होगा उसे हम कहेंगे बेटा थैलासीमिया, थैलेसीमिया बी। समझ आई मेरी बात। तो कुछ इस तरह से थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी बनता है कि अल्फा चेन बीटा चेन अगर नहीं रहेगी 11 नंबर के क्रोमोसोम में तो उसकी वजह से हीमोफीलिया बी हो जाए, थैलेसीमिया बी हो जाए। इसको अपन शो करते हैं एचपीवी, एचपीवी
ठीक है, इसे हम शो करते हैं HPA, इसको अपन करते हैं HPA। ये है बीमारी HPA, ये बीमारी है HPB। ये दोनों बीमारी थैलेसीमिया है। उम्मीद है बहुत क्लियर समझ में आएगा। बॉडी शेप चेंज हो जाता है, मेंटेन नहीं रह पाता, यही सब इनकी सबकी परेशानियां हैं जिसे अपन कहते हैं थैलेसीमिया बी। कुछ इस तरह से ये टॉपिक हमें यहाँ तक पढ़ना था। हमने सभी बीमारियों के बारे में देख लिया। एक लास्ट पॉइंट जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार बनाकर लिख लेना। दो बीमारियों के बीच में ना बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है। एक होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये पहली बीमारी है। और दूसरी बीमारी का नाम होता है जिसे अपन कहते हैं सिकल सेल एनीमिया के अलावा वो होता है थैलेसीमिया। बच्चे पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सी बीमारी है। जो सिकल सेल एनीमिया है बेटा, वो याद रखना, उसे कहा जाता है कई बार क्वालिटेटिव डिजीज कहा जाता है इसे, ठीक है। और यहां पर आता है थैलेसीमिया जिसे अपन कहते हैं क्वांटिटेटिव। अब इसका मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव चीज, इन दोनों का मतलब क्या है? ये संख्यात्मक रोग है और वो मतलब क्या बोलना चाहिए, क्वालिटी को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो संख्या के तौर पर बदलता है और वहां पर बदलता है उसकी गुणवत्ता। तो ये क्वांटिटी मतलब गुणवत्ता पे चेंज आता है इसमें, और इसमें चेंज आता है क्वालिटी मतलब संख्या में। ये दो लाइन आपको समझानी थी कि दोनों का क्या मतलब है। देखो होता क्या है, थैलेसीमिया में क्या है कि कोई चीज बनता ही नहीं, तो अल्फा ग्लोबुलिन चैन ही चला गया, बीटा ग्लोबुलिन चैन ही चला गया। जब दोनों ये चैन ही चले जाएंगे तो क्वालिटी क्या, क्वांटिटी खत्म। तो क्वांटिटी अगर नहीं बन पा रही है तो क्वालिटेटिव टेस्ट है जैसे थैलेसीमिया। और जब क्वालिटी बदली, क्वालिटी क्या ऐसा थोड़ी जो आपका ग्लूटामिक एसिड है वो चला गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया, मतलब उसकी क्वालिटी बदली। संरचना वैसी है, सब कुछ वैसा ही है, हीमोग्लोबिन की संरचना एकदम सेम है, ठीक है, सब कुछ वैसे ही दिख रहा है, बट उसमें ग्लूटामिक मतलब संरचना इन द सेंस कहने का मतलब सब कुछ जो है वो सब कुछ वैसे ही। 6 पोजीशन को काट पीट के मैंने नहीं निकाला, बस उसकी जगह वेलाइन आ गया। अगर ऐसा हो पाया, वेलाइन आया, तो वेलाइन के आते ही याद रखना कि वो जो है वो सिर्फ फ्लिप हुआ है ना, एक की जगह दूसरा आ गया, दूसरी जगह तीसरा आ गया, तो उसे अपन कहेंगे सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिजीज, क्वालिटी बदली है वहां, और क्वांटिटी बदल सकती है आपकी थैलेसीमिया में। ये दो बातें आप लोग ध्यान पे बिल्कुल भी रखें। आगे आते हैं बेटा, हमारे पास पढ़ने का पार्ट है, अगला पार्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब यहाँ पर हम पूरे क्रोमोसोम को बदलेंगे, पूरा क्रोमोसोम चेंज होगा। क्रोमोसोम कैसे बदलेंगे अब हम इसे देखते हैं। अब जीन का चेंजेस नहीं होगा, अब चेंजेस होगा यहाँ पर क्रोमोसोम। एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता, बढ़ोतरी, घटोतरी जो भी है, उससे जो विकार होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पर जीन चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा डीएनए बदल जाएगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बदल जाएगा, या तो आएगा या तो जाएगा, आधा अधूरा कुछ नहीं, पूरा क्रोमोसोम गया, पूरा क्रोमोसोम आया, तब हम उसे कहते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। ये दो प्रकार से होता है, अभी हम देखते हैं उसके कितने प्रकार है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ये कुछ ऐसा ही है कि क्रोमोसोम कभी कभी सेपरेट होते समय कुछ मतलब मिसलीड हो गए और सेट पूरा बढ़ गया। तो दो प्रकार के होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक एन्यूप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी। दोनों को देखते हैं, दोनों का क्या मतलब है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का क्या मतलब है। आप एक बेसिक सा डायग्राम देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो हम लोग माता पिता, ये माता है और ये पिता है XY, ठीक है, सबको पता है गैमेट्स बनने चाहिए भरपूर वाले। मान लो गैमेट्स को सेपरेट होना चाहिए था, बट गैमेट्स सेपरेट हुए ही नहीं। गैमेट्स को दोनों को सेपरेट, डीएनए को अलग होना चाहिए था। मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया पहले भी, और आपको मैंने पढ़ाया सेल उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि दोनों डीएनए को अलग होना चाहिए। बट डीएनए अगर अलग नहीं होगा तो दोनों डीएनए की तरफ चले गए। अब ये हो गया XY वाला बच्चा, इसके पास कोई क्रोमोसोम ही नहीं, कौन करेगा उससे जो भी कार्यक्रम होगा। तो इसमें याद रखना कि इस कंडीशन पे यहाँ पर ये 3 क्रोमोसोम हो गए, ये 3 क्रोमोसोम आपस मिल गए, और यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम रह गया बेचारा। तो इस केस में, दोनों केस में जो बच्चे बन पाते हैं वो परेशानियों वाले बन पाते हैं। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एक एग्जांपल हो गया कि आप ठीक है, बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि वो बराबर बराबर बटे, सब कुछ सही है जो भी है, लेकिन वो होता था हमेशा, वो हमेशा होता कहां है। ये याद रखना, XX और XY वाले केस में जो है, XX जो है, XX कंडीशन, XO ये दोनों Y जो होते हैं, इस तरह से बनता है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं। ये सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं जिसके बेसिस पे हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, क्रोमोसोम को सेपरेट होना। तो दे आर टू टाइप्स, एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। आइए देखते हैं एनीप्लॉइडी क्या चीज होती है। एनीप्लॉइडी का एकदम सीधा सा मतलब है भाई कि कोशिका विभाजन होता है, सभी को पता है, मियोसिस विभाजन हो रहा है। विभाजन के समय में दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग होना चाहिए। किसी भी कारण से अगर वो दोनों क्रोमोसोम CCD के जिसको बहुत सारे एंजाइम होते हैं, अगर वो अलग नहीं हुआ तो ये दोनों एक तरफ चले गए,
और इधर हो गया एक। तो इस वजह से एक क्रोमोसोम ऊपर नीचे घटना बढ़ना जो है वो एनिप्लॉइडी कहलाता है। तो क्रोमेटिड विभाजन के समय क्रोमोसोम क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणिता या एनिप्लॉइडी कहते हैं। असुगुणिता या एनिप्लॉइडी कहते हैं। यही बात है कि मान लो दोनों को सेपरेट होना चाहिए था, बट अगर सेपरेट नहीं हुआ तो क्या होगा। मान लो दोनों को सेपरेट होना चाहिए था, ये दोनों एक ही तरफ चले गए और इधर हो गया 0। अब ये दोनों सेपरेट हो गए, मान लो x और y। अब मिलन करवा दो इन लोगों का, देखो क्या मिलन करके बनता है। सबसे पहला मिलन इन तीनों का करवाया, 3 मिलन हो गए। तो पहले से था 2n, एक और बढ़ गया 2n + 1, 3 क्रोमोसोम का इसके पास। दैट्स व्हाई इसे अपन कहते हैं ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी। दूसरा क्रोमोसोम इन दोनों की वजह से मिला है, तो यहां पर क्रोमोसोम सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, O और X। इसमें एक ही क्रोमोसोम है, इसलिए इसके अपन कहते हैं 2n-1। 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, एक माइनस हो गया और इसे अपन कहेंगे मोनोप्लॉइडी। फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा, यही सब चीजें पूछी जाती हैं सवाल में। समझ आई मेरी बात। तो कुछ इस तरह से एक डीएनए बढ़ा या एक डीएनए घटा। 2n होना चाहिए था दोनों में, दोनों को मिलाकर 2n होना चाहिए था, बट एक क्रोमोसोम बढ़ा या तो एक क्रोमोसोम घटा। बढ़ा तो ट्राइसोमी, घटा तो मोनोजोमी। ठीक है। फिर कभी कभी दोनों चला गया तो नलीजोमी, दो बढ़ गया तो टेट्राजोमी, ऐसा करके हम इसका नाम रखते हैं। तो एक क्रोमोसोम बढ़ेगा या घटेगा। देखो एक सामान्य होता है बेटा डिप्लॉइड 2n, पूरा होता है 2n। अब उसमें से वो 23वें नंबर का क्रोमोसोम पूरा गायब ही कर दो, ये क्रोमोसोम पूरा गायब ही कर दो, तो क्या कहेंगे उसे नलीजोमी। तो आपके पास में अगर 2n-2 वाला ऑप्शन आए तो उसे आप कह देना बेटा कि वो होता है नलीजोमी। क्यों कहते हैं नलीजोमी? भाई यहां पर दोनों क्रोमोसोम गायब, वहां पर 23 की जगह 24, 22 सेट क्रोमोसोम रहेंगे। फिर आता है मोनोजेमी। मोनोजेमी मैंने बताया ना, क्रोमोसोम की एक संख्या घटी हो तो मोनोजेमी कहलाता है, 2n-1। बाकी डबल मोनोजेमी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्राइजोमी को याद रखना, 2n+1 होता है, ट्राइजोमी कहते हैं इसको। ठीक है। टेट्राजोमी क्या होता है भाई, 2n+2। टेट्राजोमी 2n+2। और बाकी डबल टेट्रासोमी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक पूरा पोर्शन यहाँ पर बन जाता है। सिंपल 3 कहानी बेटा, ट्रिप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी और उसके बाद नलीजोमी। नलीजोमी इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली तो आपका पूरा काम यहाँ पर बन जाएगा भाई। ठीक है। ये होता है एनिप्लॉइडी। देख लो यहाँ पर नलीजोमी मतलब 2n-2, पूरे के पूरे सेट क्रोमोसोम चले गए। नलीजोमी मोनोजेमी का मतलब 2n-1, 2 क्रोमोसोम, वहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुआ। ट्राइजोमी 2n+1 और टेट्राजोमी 2n+2। यहां पर एक बात नजर आती है कि मान लो अगर आपसे बोल दिया जाए नलीजोमी का पूरा क्रोमोसोम बताओ, ठीक है, बताओ पूरे क्रोमोसोम। सबको पता है भाई, मान लो 46 होता है, कितना होता है 46। अब 2 क्रोमोसोम चले गए, 2n-2 हो गया, तो अब कितना बचा वहां पर 46 की जगह मतलब 23 पेयर होने चाहिए थे। अब 23 की जगह हो रहे हैं, वहां पर कितने पेयर यहाँ पर बचेंगे भाई, 42 क्रोमोसोम ही बचेंगे, 44 सॉरी। पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम चला गया ना वहां पर। अब 2n-1 कर रहे हो भाई, तो 2n का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को। 2n मतलब क्रोमोसोम कितने होते हैं टोटल, 2n में क्रोमोसोम कितना होता है 46, -1 कितना क्रोमोसोम बचा 45। ट्राइजोमी में बताओ तो 2n प्लस 2 + 1 हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम कितने बचे 46 बचे हुए, एक और कितना क्रोमोसोम का 47। तो कुछ इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बनते हैं और यही है नलीजोमी का मतलब। ठीक है। मोनोजेमी, ट्राइजोमी याद रखना बेटा, मोनोजेमी में हमेशा 2n-1 रहेगा, 45 क्रोमोसोम रहते हैं। और ये जो 2n+1 है उसके पास हमेशा 47 क्रोमोसोम रहते हैं, ये भी याद रखने का। ट्राइजोमी 2n+1, 2n+1। तो ये टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर बन जाएगा। अगले पॉइंट पे जब चलते हैं तो अगला पॉइंट आता है हमारा पॉलीप्लॉइडी। बेटा लोग पॉलीप्लॉइडी का मतलब सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर वहां पर एक क्रोमोसोम बढ़ घट रहा था ना, यहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेगा या घटेगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेगा घटेगा। सेट मतलब क्या हो रहा है, मान लो मेरे पास में 23 जोड़े हैं, तो हो सकता है कि मतलब पहले क्या थे, मतलब टोटल जोड़े कितने हुआ करते थे वहां पर, मतलब जैसे 22 जोड़े 23 जोड़े बोले हमने, ठीक है। तो पहले 23 जोड़ा, फिर 23 करके ऐसा ट्रिपलेट हो गया, फिर 4 मतलब जोड़ा बना, जोड़ा से त्रिगुड़ा बना, त्रिगुड़ा से चतुर्गुड़ा बन गया। ठीक है। डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, हैप्लॉइडी। तो अगर मान लो पूरे क्रोमोसोम के सेट को हटा दे तो ये हैप्लॉइड हो गए, डबल हो गए तो डिप्लॉइड, 3 हो गए तो ट्रिप्लॉइड, होता है कि नहीं होता, 4 हो गए तो टेट्राप्लॉइडी, 5 हो गए तो पेंटाप्लॉइडी, ऐसे नाम रखता है इसका। तो ये क्या है, मनुष्यों में ज्यादातर नहीं होता, ये मनुष्य मुख्य रूप से पादपों में ज्यादा होता है। तो पादप लोग क्या करते हैं, अपने क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ा लेते हैं। तो अगर कोशिका द्रव्य के विभाजन ना हो सकने के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा कि कोशिका विभाजित तो हो गई, मतलब अंदर के कोशिका जो न्यूक्लियस था वो विभाजन तो हो गया, बट केंद्रक विभाजन नहीं हो रहा है।
तो उस कंडीशन में पादपों में क्या होता है, पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, जिसे अपन बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ये प्रायः अवस्था में पाई जाती है। बहुकेंद्र की अवस्था, बहुत सारे क्रोमोसोमल अवस्था जो है वो सब पाई जाती है। एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऐसा होगा। अगर मान लो एक ही सेट प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड, डबल डबल है तो डिप्लॉइड, तीन तीन है तो ट्रिप्लॉइड, चार चार है तो टेट्राप्लॉइडी। ये जो हुआ है ये बीमारी, उम्मीद है आपको पता होगा। ये कहानियां इसे अपन पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिंड्रोम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिंड्रोम्स के बारे में, सिंड्रोम क्या होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, मोनोजेमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, इन सब का मतलब क्या है, इन सब के पीछे क्या रीजन है और कैसे हम इनको सॉल्व आउट करते हैं, क्रोमोसोम का नंबर कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इसका। आइए कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बीमारी आता है डाउन सिंड्रोम। भाई नाम है डाउन, बट क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है। यह 21 नंबर के क्रोमोसोम में होता है पहली बार, 21वें नंबर के क्रोमोसोम में होता है ये। इसमें ट्राइजोमी होती है। ट्राइजोमी का मतलब समझ ही गए होगे बेटा कि 2n+1। इसके पास 45 46 कितने क्रोमोसोम हो गए, 47 क्रोमोसोम इसके पास में हो गए। 47 क्रोमोसोम इसके पास डाउन सिंड्रोम की वजह से हो गए। तो सिंपल सा सवाल है भाई कि 21 नंबर वाले क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अगर ऐड हो जाता है, एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा इसके पास में ऐड हो जाता है, तो अगर ये ऐड हो गया तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। तीन चीजें पूछी जाएंगी पहले। डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइजोम, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, कितने क्रोमोसोम, 47। फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n+1। अगला पॉइंट में क्या क्या परेशानी दिखाई देगी भाई। सबसे पहली बात है कि कोई भी बीमारी हो, मेंटल रिटार्डेंस तो बिल्कुल रहेगा। डायग्राम देखो इनका क्या होता है। व्यक्ति छोटे कद का होगा, गोल सर रहेगा, जीभ में खांचे पाई जाती है। जीभ में आप देखो इसमें बीच बीच में ऐसा खांचे पाई जाएंगे, ठीक है, प्रोट्रूडेड वो पाया जाएगा। मुंह आंशिक रूप से हमेशा खुला रहेगा, जीभ निकली रहेगी ना तो खुला रहेगा हमेशा। चौड़ी हथेली में पाम जो होता है क्रीज छोटी होती है, हथेली चौड़ी होती है, पाम उंगलियां छोटी छोटी रहेंगी। मानसिक रहेगा, साइटोक्रोम मानसिक विकास जो है इन लोगों का अवरुद्ध रहेगा, बहुत कमजोर रहेंगे बेचारे यहाँ पर, ठीक है। ये उंगली से दूसरी उंगली के बीच में गैप भी रहता है, ठीक है, फर्स्ट और दूसरे टो के बीच में गैप भी रहता है। तो सिम्टम्स का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुंह खुल गया, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जीभ पकटा हुआ रहेगा। ये सारी चीजें देखकर आप समझ पाएंगे कि इनको डाउन सिंड्रोम हो गया। अगली बीमारी भाई, दूसरा बीमारी का नाम होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये दूसरी बीमारी जो है कौन से नंबर पे आती है, 23rd नंबर, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में ये प्रॉब्लम आएगा। तो जब 23rd नंबर के क्रोमोसोम में आएगा तो ये एक प्रकार का मोनोजेमी, सॉरी ट्राइजोमी, ये भी एक प्रकार का क्या है, ट्राइजोमी, मतलब 2n+1। टोटल क्रोमोसोम 47। बट अब की बार कौन से नंबर पे, अब की बार गया है ये XXY में, मतलब ये गया है सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर भी XX और X, टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया भाई, 47। लक्षण आपके सामने दिख रहे हैं कि अगर एक लड़का है XY होना चाहिए, उसके पास XXY है, मतलब लड़का विद लड़की कैरेक्टर, इमास्कुलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब लड़का तो है बट उसके पास में ब्रेस्ट साइज बड़ा हुआ रहेगा, बॉडी में हेयर्स नहीं रहेगा, बियर्ड्स नहीं रहेगा, आवाज भारी नहीं होगी, कोमल आवाज रहेगा इसका, ठीक है। अगर कुछ ऐसी बीमारी दिखाई दे रही है मतलब उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया बच्चे। तो क्या इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऐसे व्यक्तियों में सबसे बड़ी बात यह है कि वो कुप्रधन जिसे होते हैं, कुप्रधन मतलब होते हैं, मतलब ये स्टेराइल होते हैं, मतलब ये कभी रिप्रोडक्शन जैसी चीज कुछ नहीं कर सकते, स्टेराइल होते हैं। मादा लक्षण इनके पास में रहेगा, गायनकोमैस्टिया इसे अपन कहते हैं। गायनकोमैस्टीज मतलब लड़का है बट लड़की के कैरेक्टर रहेगा, गायनकोमैस्टिया कहते हैं इस बीमारी को, गायनकोमैस्टियासिस जिसे अपन कहेंगे। ये कभी भी इनके वक्ष बढ़े हुए रहेंगे, ये व्यक्ति बांझ होते हैं, कभी लड़के पैदा या बच्चे पैदा कभी कर सकते ही नहीं। ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, खतरनाक बीमारी, बच के रहिए, क्रोमोसोम से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां क्रोमोसोम की वजह से होती है। तो ये याद रखना कि भाई लड़के में लड़की के कैरेक्टर आ जाते हैं, गायनकोमैस्टिया कहते हैं इसको। तीसरी बीमारी जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। पोजीशन अगेन वही हो गया, 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हुआ, बट अब यहाँ पर चेंज आया कि दे आर मोनोजेमी। मोनोजेमी का मतलब होता है क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर घट गई और फॉर्मूला बनेगा बेटा 2n-1। क्रोमोसोम की संख्या घटी है, कौन से नंबर पे, 23rd नंबर पे। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 45। तो जो हमारा 23rd नंबर का क्रोमोसोम है उसमें केवल एक क्रोमोसोम अगर रहेगा तो हम उसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि एक लड़की पैदा होगी बट उसके अंदर पूरी लड़की के गुण नहीं रहेंगे। एक लड़की है परंतु पूरी तरह से लड़की नहीं रहेगी वो, उसका ओवरीज स्टेराइल रहेगा, बांझ रहेगा, ओवरी नहीं बना पाएगा कुछ भी,
ठीक है। बॉडी जो है मस्कुलिन अलग से रहेगा, ओवरी कुछ नहीं बना पाता। तो ऐसी नारी जो होती है वो बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्प वर्धित रहेंगे, अंडाशय पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं रहेंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव रहेगा, मतलब रहेगी वो लड़की बट रहेगा आधा टाइप का लड़का। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 बीमारियां पढ़ी, तीनों बीमारियों के बारे में बिल्कुल याद रखना बच्चे लोग, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पूरी तरह से हम लोगों ने ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन बेटा, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले बताया मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया, प्लीज इसे बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिएगा। सिकल सेल एनीमिया के पीछे क्या रीजन है, कौन फैलाता है, कौन से नंबर का क्रोमोसोम, 11वें नंबर का क्रोमोसोम क्या किया, बीटा ग्लोबुलिन चेन में 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लगा दिया, वेलाइन लगा दिया, शेप बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और जब ये बदला, जब ये बदला तो आकृति में भी चेंज आया, और ये आकृति जो चेंज किया है सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा। दूसरा बीमारी मैंने आपको बताया बेटा थैलासीमिया। अब जो थैलासीमिया है ये अल्फा बीटा 2 होता है, 11 नंबर के क्रोमोसोम में। अगली बीमारी है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये फिनाइल एल्निल हाइड्रोलेज की अनुपस्थिति की वजह से होती है, रंग बदल जाता है पूरा। फिर आता है डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी मोनोजेमी, याद रखना बेटा 2n-1 मोनोजेमी, 2n+2 जो होता है वो टेट्रासोमी, 2n+1 ट्राइसोमी, और 2n-0 2n- जो होता है 2n अगर कर दे 2n-2 नलिसोमी, क्या हो जाएगा नलिसोमी, एन कर मतलब यहाँ पर 2n-2 कर देते हैं। तो ये सोमी सोमी को बिल्कुल याद रखना, कौन किसका सोमी कैसा सोमी सब कुछ याद रखना है। 2n-2 क्या लिख रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, ये बातें याद रखना। फिर अगला पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं कि भाई अब वो एन्यूप्लॉइडी है पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी पूरा सेट बदल जाता है। फिर 3 बीमारियां, और 3 बीमारियों का बिल्कुल याद रखें। सबसे पहले पॉइंट आता है डाउन्स, बेटा कौन से नंबर पे 11वें नंबर पे क्या हुआ है ट्राइसोमी, कितने क्रोमोसोम 47, क्या क्या हो गया यहाँ पर XX और X, बहुत बढ़िया। फिर सिंड्रोम क्या हुआ भाई, यहाँ पर हुआ क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ है भाई कौन से नंबर के में 23rd नंबर में क्या हुआ है ट्राइसोमी, कितने क्रोमोसोम 47, हुआ क्या क्या XXY। फिर आया हमारे पास में टर्नर सिंड्रोम, जब अपन टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं कौन से नंबर के 23rd नंबर में क्या हुआ है मोनोजेमी हुआ है, मतलब क्या हुआ है 2n-1 हुआ है, बहुत बढ़िया। कितने क्रोमोसोम हो गए 45 क्रोमोसोम, ठीक है। इनमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिसे अपन कहते हैं गैनकोमेस्टिया, ठीक है। और इनमें खास बात आती है कि इनके पास में जो फीमेल है वो बांझ रहेगी, फीमेल स्टेराइल ओवरी रहेगी। कहानियां इतनी अगर बन जाएंगी तो बिल्कुल पॉइंट समझ में आएंगे। जहां पर कोई चीज समझनी है फिर आप लोग मुझे बताएंगे, कौन मोनोजेमी कौन ट्राइसोमी, सारी बातें ध्यान रख के रखना कि टर्नर सिंड्रोम मोनोजेमी है बेटा, बाकी दोनों जो है वो ट्राइसोमी। सवाल सुनते हैं, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट बताइए विच वन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, इनमें से कौन सा रोग मोनोजेमी हो सकता है, कौन सा रोग है जो मोनोजेमी है, क्या टर्नर सिंड्रोम, क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या डाउन सिंड्रोम, या सभी, विच वन इज राइट आंसर। ओके 10 सेकेंड इज ओवर, सही जवाब बताइए, क्या सही जवाब होगा इसका। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं भाई कि डाउन सिंड्रोम जो है वो इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी बढ़ती है। टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें 2n-1 होता है, क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आंसर टर्नर सिंड्रोम इसका सही जवाब हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया होगा, कहीं पर कोई